अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि ये एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में हमें ये जो 3 टर्म्स हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, इनके बारे में हमें एक बार समझ लेना जरूरी है। तो पहले हम जानते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यहां पर एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में यह संस्था आपको देखने को ना मिले क्योंकि सरकार इसको रिप्लेस करने जा रही है एक दूसरे नाम से, और वो है हैकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे इस एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, दूसरा टर्म हम यहां पर देखते हैं नेट। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल बना देता है। अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं तो आप यहां पर पीएचडी एडमिशन, फेलोशिप और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। देन तीसरा यहां पर आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इस एग्जाम में टॉप की कैटेगरी में आते हैं, टॉप के 1% में अगर आप आते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए सरकार आपको कुछ फेलोशिप देगी। कितनी देगी उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इन 3 टर्म्स का ये मतलब है। बात करें अगर हम यहां पर बेनिफिट्स की, ये एग्जाम का असल में ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये जो एग्जाम है ये आपको किस चीज के लिए यहां पर एलिजिबल बनाता है, तो इस एग्जाम में 3 कैटेगरी मेनली होती हैं। ठीक है। सबसे पहले टॉप के जो 1% बच्चे होते हैं, जितने बच्चे इसमें आवेदन करते हैं और जितने बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे पेपर में बैठे हैं उसका टॉप का 1% जो बच्चा होता है वो क्लियर करता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में ये होता है कि अगर आपका यहां पर जेआरएफ क्वालिफाइड है और आप भारत में पीएचडी करते हैं तो आपको सरकार यहां पर 37,000 रुपए प्लस एचआरए, ठीक है, इतना पैसा आपको पीएचडी के लिए 5 साल तक आपको ये देती रहेगी। दूसरा, इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप भारत में किसी भी संस्थान में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप वहां पे पीएचडी एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरी यहां पर कैटेगरी है दैट इज नेट की कैटेगरी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो यहां पर आप इस एग्जाम को नेट क्वालिफाई करने के बाद आप भारत के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। ये एग्जाम आपको पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल बनाता है। और अगर आप टॉप के 1% में आते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए सरकार यहां पर पैसा देगी 5 साल तक। दूसरा, क्वालिफिकेशन इस एग्जाम में क्या चाहिए, तो इस एग्जाम में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, उसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। आपने पीजी किया हो, एमए, एमकॉम आपने किया हुआ, ठीक है। ये आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, इन सारे जो स्ट्रीम है उसमें करीब 85 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और आपका यहां पर मास्टर्स 55% से आपका मास्टर्स होना चाहिए। ध्यान रहे कि यहां पर ये विदाउट जो है वो राउंडिंग ऑफ है, मतलब आपका 54.9% भी किसी काम का नहीं है। कम से कम 55% मार्क्स ही यहां पर आपके होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है। अगर आप यहां पर रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या थर्ड जेंडर हैं, तो यहां पर आपके मास्टर्स में 50% भी हैं तो भी काम चल जाएगा। इस एग्जाम में आवेदन करने के लिए अगर आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से और 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी से अगर नहीं है तो आप इस एग्जाम में आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करें इसमें नई जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है वो है 4 ईयर यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। सरकार यहां पर लेकर आई थी एनईपी के बाद कि 4 साल का यूजी वाला प्रोग्राम। तो अगर आप 4 साल के यूजी वाले प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड हैं तो क्या आप इस एग्जाम को दे सकते हैं? आप बिल्कुल इस एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते आपके लिए नियम कुछ अलग हैं। नियम यह है कि अब आपको उस 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपका 75% एग्रीगेट चाहिए, 55% नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपको याद रहे कि अगर आप 4 ईयर यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बेसिस पर इस एग्जाम को देते हैं तो आप यहां पर सिर्फ जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, फेलोशिप के लिए आप यहां पर एलिजिबल हैं, उसके साथ साथ आप यहां पर पीएचडी एडमिशन के लिए बस आप एलिजिबल हैं। आप यहां पर नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे का मतलब आप भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए या तो आप पीएचडी कंप्लीट करिए या फिर आप उसके साथ आप मास्टर्स करिए, तभी आप नेट के लिए एलिजिबल होंगे। नेट यहां पर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप 4 ईयर यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं
तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आता है वो ये है कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट इसको वो भर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस टाइम आपने इस एग्जाम को निकाला हो और जिस दिन इसका रिजल्ट आया हो उस दिन से 2 साल के भीतर आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, चाहे वो 4 साल वाला हो या वो मास्टर्स वाला हो, विद इन 2 ईयर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप अपीयरिंग स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पर 2 कैटेगरी में मेनली बांटी गई है। अगर आप नेट के लिए मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकार से फेलोशिप चाहते हैं कि हाँ मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा जिससे पीएचडी करते टाइम मुझे सरकार से कुछ यहां पर आर्थिक सहायता मिले, तो उसके लिए एज लिमिट है। वो एज लिमिट कितनी है? अगर आप 30 साल के हैं, ठीक है, अगर आप यहां पर 30 साल से ऊपर हैं तो आप इसमें जेआरएफ के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं या आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहां पर रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन कितना है? 5 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन के लिए। इनके लिए यही एज लिमिट 35 साल है जेआरएफ के लिए। बच्चों के मन में जनरली एक सवाल होता है कि ये जो 30 साल या 35 साल की जो काउंटिंग है ये किस दिन होगी या कब से काउंट किया जाएगा? क्या 1 जनवरी से होगा, 1 जुलाई से होगा, कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है। जिस महीने में ये एग्जाम हो रहा है उस महीने की पहली तारीख को अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आप नहीं हैं। और इसी तरीके से ये जो रिलैक्सेशन है ये भी इसी तरीके से लागू होता है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी काउंटिंग कैसे होगी। बात करें अगर एग्जाम के शेड्यूल की, एग्जाम कितने बार होता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि किस महीने की 1 तारीख को, तो ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है इसका जून साइकिल, जून में पेपर होता है, ठीक है, जिसका फॉर्म आपको नॉर्मली देखने को मिलता है अप्रैल के आसपास, ठीक है। देन दूसरा जो साइकिल होता है वो यहां पर दिसंबर में होता है, आपका पेपर दिसंबर में होता है और इसका फॉर्म आपको अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसका फॉर्म देखने को मिलता है। तो जब आप एज कैलकुलेट करते हैं तो आपका 1 जून से को आप 30 साल से कम के होने चाहिए और अगर दिसंबर साइकिल के लिए कर रहे हैं तो आप 1 दिसंबर को यहां पर आप कम होने चाहिए 30 साल से। ये एग्जाम का 2 शेड्यूल हैं, साल में 2 बार ये कराया जाता है, जून एंड दिसंबर साइकिल में। बात करें अगर हम यहां पर सिलेबस की, तो सिलेबस पहले तो हम पेपर देख लेते हैं कि इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है, दूसरा होता है आपका पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, लैंग्वेज के किसी सब्जेक्ट से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स से हैं, कॉमर्स से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, पेपर 2 वहां पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पेपर 1 यहां पर आपका जो है वो कॉमन होगा जो सबके लिए सेम रहेगा। पेपर दोनों ही यूनिट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही यूनिट दोनों ही पेपर 10-10 यूनिट में यहां पर डिवाइडेड है। पेपर 1 का अगर हम यहां पे सिलेबस देखें तो पेपर 1 में एक आपसे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, देन इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन। तो ये यहां पर 10 ऐसी यूनिट हैं जो आपकी पेपर 1 में आती हैं। बात करें अगर पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट का 10 यूनिट में डिवाइड करके आपका सिलेबस होता है जो आप यूजीसी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर भी सकते हैं। लेकिन ये पेपर 1 आप सबके लिए कॉमन होता है, ये पेपर आपको सबको देना होता है। सवाल आपके मन में अब ये होगा कि कितने सवाल किस में से पूछे जाते हैं, पेपर 1 का कितना वेटेज है एंड पेपर 2 का कितना वेटेज है, एग्जामिनेशन का यहां पर पैटर्न क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एग्जाम आपको 2 पेपरों में लिया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के यहां पर 50 सवाल होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं, मतलब 1 सवाल इज इक्वल टू 2 मार्क्स, ठीक है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। और इसी तरीके से आपका जो पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वहां पर 100 सवाल पूछे जाते हैं और वो 200 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे और इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 300 नंबर का, ठीक है, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, 150 सवाल होंगे, पेपर 1 के 50, पेपर 2 के 100 सवाल, ठीक है। बात करें अगर ये पेपर होता कैसे है, तो ये पेपर होता है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं देना है, ओएमआर नहीं भरना है, कंप्यूटर में ही आपको इसको सॉल्व करना होता है। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपको 3 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल 300 नंबर का पेपर है, 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर 3 घंटे का टाइम मिलता है। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आप यहां पर 150 के 150 सवाल सॉल्व करिए, आपका कोई भी उसमें पेनल्टी नहीं लगने वाली है गलत सवाल के लिए। दूसरी चीज, ये एग्जाम आपको और क्या फायदे दिलाता है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप सिर्फ नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एंड पीएचडी के लिए ही नहीं, बल्कि आप अदर और भी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। आप अपने लिए कंटेंट राइटिंग में आप जा सकते हैं, आप जो है वो एकेडमिक करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं, आप एडटेक में जा सकते हैं, तो इस तरीके की आप पॉलिसी एनालिसिस में जा सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, थिंक टैंक्स वगैरह को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस एग्जाम से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी है। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई और भी डाउट अगर जो है वो लगता है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।